ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य पढ़ेंगे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। वाच्य को समझने के लिए बहुत सारी बातों को जानना जरूरी है। कारक के विषय में, क्रिया के विषय में और भी बहुत कुछ। तो जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमें झट से समझ में आ जाएगा, वाच्य पहचानना आसान हो जाएगा, वाच्य परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। और वाच्य प्रायः 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इवन परीक्षा, जो कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, उनमें भी पूछा जाता है। इसलिए ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश में इसे वॉइस कहते हैं, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो हम वाच्य शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि ये वैसे टीचिंग नहीं है, ये क्लासरूम टीचिंग की तरह मैं पढ़ाती हूँ। जैसे हम क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई यहाँ होती है। और क्योंकि बिल्कुल सामने नहीं है छात्र, तो वो सवाल जवाब नहीं कर सकते, परंतु कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दूसरे दिन ही उसका जवाब दूंगी। तो हम शुरू करते हैं वाच्य। देखिए, जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कोई बात करते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो कोई ना कोई कथ्य होता है। कथ्य यानी कही जाने वाली बात। हम कुछ बात कहना चाहते हैं और हर बात में कथ्य का, जो बात कही जा रही है, जो कथ्य है, उसका कोई ना कोई बिंदु होता है, यानी कोई सेंटर होता है। जैसे सेंटर कैसे मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया, तो माँ ने देखा गिलास टूटा और बिल्ली भाग गई, तो वो क्या कहे, या तो वो कहना चाहेगी अरे बिल्ली आ गई थी, या वो कहना चाहेगी गिलास टूट गया, या वो कहना चाहेगी बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया। तो क्या मुख्य बात है? गिलास मुख्य बात है, बिल्ली मुख्य बात है, या टूटना मुख्य बात है? तो वो होता है बिंदु, केंद्र बिंदु, सेंटर। जो हम बात कह रहे हैं उसका सेंटर क्या है, प्रधान क्या है, उसे कहते हैं वाच्य। वही होता है वाच्य, वही होती है वाच्य की भूमिका। तो वाच्य इस बात का संकेत देता है कि कथ्य बिंदु में जो हम बात कह रहे हैं उसमें किसको प्रधानता मिल रही है। अब वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, कारक आपने पढ़े होंगे तो आपको पता है। तो वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, या दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, क्रिया ही प्रधान है, वहां होता है वाक्य। तो आप देखिए, जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए राहुल पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम राहुल कर रहा है, यहां पर राहुल प्रधान है। अगर हम कहें कि राहुल द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो राहुल द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहां पर पुस्तक की प्रधानता है, पुस्तक कर्म है। तो जहां पर राहुल की बात कही जा रही है वहां कर्ता, राहुल करता है, वहां कर्ता प्रधान है। जहां कर्म की बात की जा रही है, पुस्तक कर्म है, तो वहां कर्म प्रधान है। और अगर कहे राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो यहां भी राहुल प्रधान है, लेकिन राहुल द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहां पर पुस्तक प्रधान है। और अगर हम कहें कि राहुल द्वारा चला नहीं जा रहा है, तो यहाँ ना तो राहुल प्रधान है और यहाँ पर क्या नहीं चला जा रहा है, कर्म तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर चला नहीं जा रहा प्रधान है। चला नहीं जाता वो क्रिया है। वहां ना कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, बल्कि क्रिया प्रधान है, भाव प्रधान है वहां वाक्य में। तो वहां पर
कर्ता और कर्म दोनों नहीं प्रधान है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाच्य 3 प्रकार का होता है। वैसे वाच्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में 2 भाग हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम लोग आसानी के लिए जब हमने पढ़ा था तब हमें ये बताया गया था कि वाच्य के 2 भेद हैं, एक है कर्तृवाच्य, एक है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के आगे 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी वो होगा कर्तृवाच्य, जिनमें कर्म की प्रधानता होगी वो होगा कर्मवाच्य, जिनमें कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं होगी बल्कि क्रिया प्रधान होगी वो होगा भाववाच्य। दूसरे शब्दों में कई पुस्तकों में इस तरह से भी लिखा गया है कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं वहां कर्तृवाच्य होता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं वहां कर्मवाच्य होता है। और जिन वाक्यों में क्रिया प्रधान होती है, क्रिया ना कर्ता के अनुसार चलती है ना कर्म के अनुसार चलती है, वहां भाववाच्य होता है। जैसे इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे पुल्लिंग है, बहुवचन है, खेल रहे हैं भी पुल्लिंग और बहुवचन है। अगर यहाँ होता बच्चियां खेल रही हैं तो बच्चियों के साथ क्रिया भी बदल जाती, बच्चियां खेल रही हैं हो जाता, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और नियम है, इसलिए हम ये बात नहीं कहेंगे कि क्रिया के लिंग और वचन जिसके अनुसार चलते हैं वही वहाँ वैसा वाच्य होता है, नहीं, क्योंकि उसकी और भी बहुत सारे नियम है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमने ये समझा कि वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वाक्य में वो कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और जहाँ दोनों की प्रधानता ना हो वहाँ भाववाच्य। अब देखिए उदाहरण देखा हमने कर्तृवाच्य का, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे, यहाँ बच्चों की बात कही जा रही है, बच्चे प्रधान है इसलिए बच्चे करता है तो ये कर्तृवाच्य है। अगर हम इसे कर्मवाच्य के रूप में इसके देखें तो बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा है, यहाँ पर क्या प्रधान हो गया, क्रिकेट। यहाँ पर देखिए बच्चों शब्द अगर इसके अनुसार क्रिया चलती तो बच्चों से यहाँ नहीं जा रहे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रिकेट प्रधान है, क्रिकेट मुख्य है, तो ये कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, मजदूर काम कर रहे हैं, काम करने का काम मजदूर कर रहे हैं, यहाँ मजदूर प्रधान है। तो और यहाँ अगर कहा जाए मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहाँ मजदूर तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ कहा जा रहा है काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर काम की प्रधानता हो गई, इसलिए ये कर्मवाच्य है। फिर देखिए मोहन ने मेज तोड़ दी, मोहन ने मेज तोड़ दी। अब यहाँ पर मेज स्त्रीलिंग है लेकिन तोड़ दी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन मेज कर्म है, परंतु ये कर्तृवाच्य में आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह प्रयोग किया गया है, मोहन ने मेज तोड़ दी। जहां पर भी ने और को लगा होगा वहां पर भी कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि वहां पर प्रधान कर्ता ही हो जाएगा। तो देखिए मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा है, हमने देख लिया। मोहन से मेज टूट गई, अब मोहन ने मेज तोड़ दी और मोहन से मेज टूट गई में कितना फर्क है। मोहन ने यहाँ कर्ता का चिन्ह है और यहाँ मोहन से मेज टूट गई, यहाँ मेज प्रधान है। तो
आपने समझा होगा जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान है वो वाक्य कर्तृवाच्य में आते हैं, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है वो कर्तृवाच्य में आते हैं, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान है वो कर्मवाच्य में आते हैं। और दूसरी पहचान ये है कि कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे राम ने किताब पढ़ी, अब अगर हम कहें कि किताब कर्म है इसमें, लेकिन ये कर्तृवाच्य क्यों है, तो क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको चिन्ह आया है। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अभी इन सब में बच्चे खेल रहे हैं, कर्म क्या खेल रहे हैं ये नहीं दिया हुआ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं या खो खो खेल रहे हैं, ये नहीं दिया हुआ, खाली खेल रहे हैं। लेकिन खेलना अपने आप में ही सकर्मक क्रिया है, तो परंतु यहाँ पर ये अकर्मक के रूप में आई है। तो जब हम ये कहें कि वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, चाहे उसमें कर्म हो चाहे ना हो, तब भी वो कर्तृवाच्य होगा। तो जैसे राहुल चलता है, अब क्या चलता है, कर्म नहीं है वाक्य में, लेकिन राहुल चलता है इसलिए वो कर्तृवाच्य है। तो सकर्मक क्रियाएं भी कर्तृवाच्य हो सकती हैं और अकर्मक क्रियाएं भी कर्तृवाच्य हो सकती हैं। राहुल पुस्तक पढ़ता है तो वहां पर तो कर्म है ही है, पुस्तक है। तो आपको समझ आ गया होगा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है। कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है, कर्तृवाच्य में कर्म का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन कर्मवाच्य क्योंकि नाम ही ऐसा है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म होगा वही कर्मवाच्य होगा। और उसकी पहचान क्या है, से के द्वारा लगा होगा। जैसे बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा है, रमेश द्वारा किताब पढ़ ली गई है, मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा है, मोहन से मेज टूट गई, तो से और के द्वारा होगा और कर्म उसमें जरूर होगा। बिना कर्म के कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं हो सकता, यही इसकी पहचान है। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, उसमें भाव की प्रधानता है, क्रिया ही प्रधान है। जैसे हम उदाहरण लें, अब चला जाए, चलो अब चला जाए, इसमें ना तो कर्ता है, कौन कह रहा है नहीं पता, कहाँ क्या चला जाए नहीं पता, केवल कहा जा रहा है चला जाए, तो ये क्रिया की प्रधानता है चला जाए। इसमें हमेशा अन्य पुरुष होता है। थोड़ी देर सो लिया जाए, इसमें ना तो कर्ता है ना कर्म है, इसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। जो भी अकर्मक क्रियाएं होंगी जिसमें क्रिया की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, वो हमेशा भाववाच्य होंगी। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है, अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है। तो देखिए इसमें अकर्मक क्रिया है, थोड़ी देर सो लिया जाए, क्या सो लिया जाए, कर्म नहीं है। मुझसे चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, कर्म नहीं है। तो यहाँ पर केवल क्रिया की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य है। मैं यह काम नहीं कर सकता, अब मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, काम क्या है, कर्म। तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्म है। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रियाएं ही होंगी। तो आपको समझ आ गया होगा ये तीन वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ
कि कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो हमेशा सकर्मक ही होती हैं, चाहे उनको किसी भी रूप में लिखा जाए। कुछ क्रियाएं अकर्मक ही होती हैं, चाहे उनको किसी भी रूप में लिखा जाए। अब जैसे कोई कहे सोना, सोने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए क्या आपको? कोई कहे लिखना, तो लिखने के लिए आपको चाहिए क्या लिखूं? ऐसे लिखूं, निबंध लिखूं, कविता लिखूं, तो उसमें कर्म चाहिए। जिसमें कर्म छुपा हुआ हो, जिसमें कर्म की जरूरत पड़े, वो सारी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे कोई कहे उठो, तो आप झट से उठ जाओगे, उसमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है। कोई कहे खाओ, तो आप बोलोगे क्या खाऊं? कुछ तो खाओगे, कोई चीज, रोटी सब्जी दाल फल बिस्किट। तो जहां पर कर्म की अपेक्षा होती है, चाहे वाक्य में ना भी दिया गया हो, वहां पर सकर्मक होता है। अब कोई कहे उठो, तो उठने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप जहां भी बैठे हो वहां से खड़े हो जाओगे, वो अकर्मक क्रिया है हमेशा। और कोई कहे लेट जाओ, तो आप लेट जाओगे, उसी समय लेट जाओगे। लेकिन कोई कहे सुनाओ, तो क्या सुनाओगे? आप बोलोगे क्या सुनाऊं? कविता कहानी क्या सुनाऊं? तो उसके लिए कर्म चाहिए। ये बात याद रख लिए। कोई कहे हंसो, तो आप क्या बोलो? ये तो नहीं बोलोगे ना क्या हंसू, हंसने लग जाओगे, हा 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 हा। लेकिन हंसने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो हंसना अकर्मक क्रिया है, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, लेटना अकर्मक क्रिया है। इस तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमेशा अकर्मक ही होती हैं। तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए वाक्यों में। और कुछ क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक ही होती हैं, चाहे उसमें कर्म का प्रयोग वाक्य में हो या ना हो। जैसे राम पढ़ता है, तो कुछ तो पढ़ रहा होगा वो, चाहे पुस्तक पढ़ रहा हो, चाहे वो फोन से कुछ पढ़ रहा हो, चाहे वो कविता पढ़ रहा हो, चाहे वो निबंध पढ़ रहा हो, कुछ तो पढ़ रहा होगा। तो पढ़ना हमेशा सकर्मक क्रिया है। खेलना, तो कुछ तो खेल रहा होगा। खेलना खाली कहने से नहीं होता, कुछ खेल रहा होगा, कबड्डी या कुछ भी, जो भी। तो इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी सूची है अकर्मक क्रियाओं की और सकर्मक क्रियाओं की। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी क्रियाएं सकर्मक हैं और कौन सी अकर्मक क्रियाएं हैं। उसके आधार पर आपको कोई भी व्याकरण में कुछ भी क्रिया से संबंधित समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार देखिए फिर से, बच्चे खेल रहे हैं, ये सकर्मक वाक्य है। रमेश ने किताब पढ़ ली, इसमें तो कर्म है ही है। मजदूर काम कर रहे हैं भी सकर्मक वाक्य है। मोहन ने मेज तोड़ दी, ये भी सकर्मक वाक्य है। लेकिन यहाँ अब चला जाए क्या है? अकर्मक वाक्य है। क्या चला जाए? थोड़ी देर सो लिया जाए, क्या सो लिया जाए? मुझसे चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता? इसलिए कहा गया कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा कर्म रहेगा। तो अब जैसे राहुल द्वारा चला नहीं जाता हम कहते हैं, तो वो भी राहुल, उसमें भी कर्मवाच्य है, राहुल द्वारा चला नहीं जाता, सॉरी, भाववाच्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैंने जो कुछ भी कहा है उस पे ध्यान दीजिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।